अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। प्रशांत किशोर तो प्रशांत किशोर हैं। आज उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हमारी लड़ाई राजद से नहीं है बल्कि एनडीए से है, यानी नीतीश कुमार की पार्टी से है। राजद तो न 3 में है न 13 में है, यानी राजद अब उसका कोई अस्तित्व ही बिहार में नहीं है। आने वाले समय में राजद बिहार से विलुप्त हो जाएगी क्योंकि अब उसका कोई अस्तित्व नहीं बचा है। नीतीश कुमार पर तो ये सब पहले से ही ज़्यादा आक्रामक थे। ये जग जाहिर है कि प्रशांत किशोर हमेशा नीतीश कुमार को मानसिक रूप से कमज़ोर या बीमार इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन ये भी पता है सभी को कि तेजस्वी यादव पर वो आक्रामक होते हैं। तेजस्वी यादव को हमेशा वो बोलते हैं कि वो 9वीं फेल हैं, उन्होंने डीपीएस से पढ़ाई की और एक दो दो चीफ मिनिस्टर उनके घर में रहे हैं, उनकी माँ और उनके फादर, लेकिन फिर भी वो नहीं पढ़ पाए। तो उन्हें रिव्यू करना चाहिए कि उनको उनके अंदर क्या कमी है। और वो यानी तेजस्वी यादव जब बिहार की शिक्षा की बात करते हैं तो उन्हें कौन सा अधिकार से बात करते हैं जब उन्होंने खुद ही शिक्षा नहीं प्राप्त की है। ये कहना है प्रशांत किशोर का। और प्रशांत किशोर नीतीश कुमार पर तो हावी है। आजकल आपको पता ही है कि वो बीपीएससी को लेकर बड़े जोर शोर से आक्रामक है। उन्होंने कह दिया है कि बीपीएससी में 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है। ध्यान रहे, पशुपालन घोटाला भी 1000 करोड़ का था और यहाँ बीपीएससी घोटाले की बात कर दिए हैं कि 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है और एक एक सीट 30 लाख से 1.5 करोड़ में बेची गई है। ये मैं नहीं, प्रशांत किशोर का कहना है। और प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाजपा वाले क्या बोलेंगे। 10% वोट लाने में उनको 20 साल का समय लग गया, हमने तो 20 दिन में 10% वोट पा लिया है। इसलिए हमारी स्ट्राइक रेट से भाजपा तुलना न करे। हम भाजपा से कभी भी 20 हैं और 20 ही रहेंगे। यानी प्रशांत किशोर अब सीधा ऐलान जंग कर दिए हैं कि अब हमारी लड़ाई भाजपा और नीतीश यानी एनडीए से है और हमारी लड़ाई तेजस्वी यादव से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव की जो पार्टी है राजद, वो पूरी तरह से अब खत्म हो जाएगी बिहार में। यानी अब देखिए, ऐसा है कि प्रशांत किशोर को जब ये बात बोली जाती है कि प्रशांत किशोर की जी आप जो कहते हैं कि आप अपने आप को कैसे बोलते हैं कि अब तीसरा एक मोर्चा आपका खड़ा हो गया है। और यहाँ 35 सालों से हम लोगों ने दो ही पार्टी को देखी है, एक राजद और दूसरा नीतीश कुमार। आप कहाँ से आ गए हैं? तो प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि भाई देखिए, जब कोई तीसरा विकल्प नहीं खड़ा होता है तब तक लोग यही बात बोलते हैं। उन्होंने उदाहरण के रूप में बंगाल का नाम लिया। बोले कि पहले बंगाल में कांग्रेस और कम्युनिस्टों में लड़ाई हुआ करती थी और दो ही धड़े थे, दो, एक तरफ कांग्रेस दूसरी तरफ कम्युनिस्ट। लेकिन ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भी आई और उसने तीसरी विकल्प के बाद आज कम्युनिस्टों को खत्म कर दिया और अब पहली विकल्प बन गई। अब उसकी लड़ाई सिर्फ एनडीए से है। कांग्रेस अब ना वहाँ पे बची है, ना ही कम्युनिस्ट बचे हैं। यानी जब तक तीसरा विकल्प नहीं आता है तब तक ऐसा ही होता है। तमिलनाडु की उन्होंने बात किया कि तमिलनाडु में हमेशा दो ही विकल्प हुआ करते थे, लेकिन अब वहाँ भी तीसरी विकल्प आने की अब एक तरह से ऐलान हो चुका है। यानी जहाँ जहाँ दूसरी दो विकल्प हुआ करती थी वहाँ अब तीसरा विकल्प आकर चैलेंज कर रहा है। और यहाँ पर तीसरा विकल्प तो है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने राजद को बिल्कुल खारिज कर दिया। बोला कि राजद के अपना कोई 20% सीट से ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। जो पिछली बार उन्होंने एक अच्छा खासा सीट जो जीता है राजद ने, वो सिर्फ चिराग फैक्टर की वजह से जीता है। चिराग पासवान ने बहुत सारे वोट जो काट लिए हैं नीतीश कुमार के, और नीतीश कुमार की जो सीट का जो हानि हुआ उसका फायदा मिला तेजस्वी यादव को। यानी तेजस्वी यादव का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तेजस्वी यादव की जो पार्टी है वो 20 सीटों से अब ज़्यादा नहीं आने वाली है। उन्होंने तो पूरा बड़ा गठबंधन बना रखा था कम्युनिस्टों के साथ, ये कई पार्टियों के साथ, फिर भी उनका वो बहुमत से दूर रहे। और ये बहुमत से दूर सिर्फ अगर वो कुछ सीटें पा भी गए तो चिराग फैक्टर की वजह से हुआ है। इसलिए अब तेजस्वी यादव की जो पार्टी राजद है वो कहीं की नहीं है, न 3 की है न 13 की है। ऐसा कहना है प्रशांत किशोर का। और प्रशांत किशोर एकदम आक्रामक हैं और बोले कि देखिए, ऐसा है कि एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि उपचुनाव हुए थे तो उसमें आपने कोई ज़्यादा कमाल नहीं दिखा पाए, तो उन्होंने बोला कि देखिए भाई, मुझे 10% वोट आई। और दूसरी बात कि हमें जो सिंबल मिला था हमारा
जनसुराज का जो इलेक्शन सिंबल मिला था वो 10 दिन पहले ही मिला था, बीच में 4 दिन छठ की पूजा की का माहौल था, इसलिए लोगों के बीच में हमारा सिंबल ही नहीं पहुंच पाया। आज गांव-गांव में जाकर देखिए तो प्रशांत किशोर के बारे में कौन नहीं जानता है, जनसुराज के बारे में कौन नहीं जानता है, लेकिन सिंबल नया था, इसकी वजह से लोग समझ नहीं पाए और हमारे जो वोटर जो ये थे हमारी पार्टी को देना चाहते थे वोट, लेकिन नहीं दे पाए। फिर भी 10% वोट बहुत काफ़ी होता है एक नई पार्टी का जो चुनाव में पहली बार उतरी हो। तो एक बात और उनसे पूछा गया कि भाई एक बात बताइए कि आप कहीं केजरीवाल की तरह तो नहीं हो जाएंगे, यानी जिस तरह केजरीवाल एकाएक आंदोलन शुरू किए और उसके बाद दिल्ली में सरकार बना लिए। बोले कि देखिए मैं तो प्रशांत किशोर का कहना है कि देखिए मैं केजरीवाल से अपनी मुकाबला नहीं कर सकता, दोनों का अलग अलग मुद्दा है, हमारा बिहार का अलग कहानी है और केजरीवाल का अलग है। जब और दूसरी चीज़ की हमारा जो सरोकार है पलायन से है, बेरोजगारी से है, बिहार के गरीबी से है, बिहार का पिछड़ापन से है, दिल्ली में वैसा कोई माहौल नहीं था, इसलिए केजरीवाल का अपना अलग तरीका है उन पॉलिटिक्स करने का, इसलिए हम केजरीवाल से अपनी कोई तुलना नहीं करते हैं। जब उनसे पूछा जाए कि जातीय फैक्टर के बारे में आप क्या कह रहे हैं, बिहार में तो लोग कुछ भी हो जाए वोट तो जाति पे ही मारते, तो उन्होंने कहा कि मोदी जी की जाति के कितने लोग बिहार में हैं, यानी मोदी जी के भी तो कोई जाति वाले यहाँ नहीं रहते हैं, मुसलमान राजद को वोट देते हैं, क्या मुसलमान यादव जाति के हैं, तो फिर भी कैसे देते हैं। यानी कहने का मतलब ये था कि उन्होंने कहा कि बिहार में जातीय फैक्टर कुछ नहीं है, पूरे देश में जातियों का माहौल है, लेकिन बिहार के लोग दूसरे स्टेट में तो जाते नहीं है, ना ही उनको सामाजिक समीकरण का कोई जानकारी होती है, इसलिए उन्हें लगता है कि बिहार में सिर्फ जातियां हैं। जातियां पूरे देश में है, कर्नाटका में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश, सब जगह है, लेकिन बिहार के लोग चूंकि जो हिंदी बेल्ट के एरिया है वो बिहार ही उनको नजर आता है, क्योंकि बिहार में एक माहौल मिल जाता है, इलेक्शंस का एक टाइम में एक माहौल और न्यूज मिल जाता है, तो इसलिए बिहार में जाति कहते हैं। बिहार में जाति कोई फैक्टर नहीं है। लालू प्रसाद को जो हराना चाहते हैं वो इसलिए एनडीए के साथ चले जाते हैं, नहीं तो उनको एनडीए से कोई प्यार नहीं है। ठीक उसी तरह मुसलमान लालू प्रसाद को इसलिए वोट देते हैं कि कहीं भाजपा ना आ जाए, मुसलमानों को भी लालू प्रसाद से कोई प्यार नहीं है, क्योंकि मुसलमान भी अच्छी तरह जानते हैं कि लालू प्रसाद ने करीब 15 साल 17 साल तक सत्ता में थे, तो हमारे लिए वो कुछ नहीं किया, यानी मुसलमानों के लिए वो कुछ नहीं किया, ये मुसलमान अच्छी तरह बात ये जानते हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि वो लालू यादव को सिर्फ इसलिए वोट नहीं देते हैं कि वो लालू यादव उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए वोट दे देते हैं कि वो एनडीए के जो भाजपा है वो भाजपा को नहीं लाने देना चाहते, ऐसा कहना है प्रशांत किशोर का। यानी जातीय जो मुद्दा रहता है बिहार में चुनाव के समय उसको पूरी तरह से नकार दिए। उन्होंने बोला कि बिहार में जाति नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक मीडिया का बनाया हुआ एजेंडा है। बिहार में जाति के नाम पर वोटिंग नहीं होती है, कोई विकल्प ना मिले तो लोग जाति के नाम पर दे देते हैं, लेकिन अब विकल्प आ चुका है प्रशांत किशोर का, और प्रशांत किशोर ही अब बिहार में एक सभी पार्टियों को टक्कर देने जा रहे हैं, ऐसा कहना है प्रशांत किशोर का। तो आने वाले समय में चुनाव का ज़्यादा दिन नहीं रहे, 7-8 महीने रह चुके हैं, और आने वाले समय प्रशांत किशोर का दावा कितना सही होगा कितना गलत, ये तो प्रशांत किशोर के दावा इलेक्शन में ही पता चल जाएगा कि 7-8 महीने बाद किसकी सरकार बनने वाली है। ऐसे वैसे आज बजट पेश हुआ है तो एनडीए भी कम नहीं है, उसने भी चुनावी बजट पेश कर दिया है, और उसमें उन्होंने पूरी तरह से एक बिहार का माहौल बनाने की कोशिश की है। एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात की गई है, आईआईटी पटना को बढ़ाने की बात की गई है, मखाना बोर्ड बनाने की बात की गई है, और बक्सर में एक 3 लेन पुल की बात की गई है। यानी कई तरह का एक बजट में बिहार का चर्चा हुई है, और एक सिंबॉलिक रूप में जो सीतारमण जी थी उन्होंने एक साड़ी पहनी थी, और वो साड़ी मधुबनी पेंटिंग्स का बना हुआ था, इसलिए बिहार का बजट के हिसाब से तैयारी की गई है। और इलेक्शंस में ये बजट कितना कारगर होता है ये तो एनडीए को भी पता चल जाएगा चुनाव के समय। प्रशांत किशोर का जो दावा है वो भी इलेक्शन के समय पता चल जाएगा। कुल मिलाकर जातीय फैक्टर है कि नहीं, एनडीए का चुनावी बजट काम करता है या नहीं, राजद की विदाई तय होती है कि नहीं, प्रशांत किशोर का सत्ता में आना सफल होता है कि नहीं, ये समय का के गर्भ में दबा हुआ है, और आने वाले समय ही बताएगा कि कौन सच्चा है, कौन और किसके दावे सच्चे हैं। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।